नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे पास टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना और इसके नोट्स बना लेना। तो टॉपिक अपना बायो सेवर्ट के नियम, इसको समझेंगे और अच्छे समझेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, ये कैसे आया है, बायो सेवर्ट का नियम कैसे आया है। तो इनसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ऑरेस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कैसे किया था उन्होंने, जैसे कि इसके बारे में तुमको बताया तो एक शब्द तुम लोगों को पता होगा, क्या? चुंबकीय सुई। क्या चीज़ जानते होगे तुम लोग? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होती है? इसको अगर अभी तुम मानना है तो क्या मान सकते हो? एक प्रकार से कंपास मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कंपास। कंपास क्या होता है? एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो फ्री अवस्था में छोड़ने पर क्या होता है, वो नॉर्थ और साउथ की तरफ आके रुकता है। जैसे क्या हो, कंपास हो, इसमें सुइयाँ लगी होती हैं ऐसे, तो इसमें क्या करता है, एक नॉर्थ और साउथ की तरफ आके रुकता है फ्री अवस्था में, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको क्या करें, इसके पास अगर एक चुंबक लेकर आएंगे, हम इसके पास एक चुंबक लेकर अगर आएंगे तो क्या होगा, ये हिलने लगेगी। इसमें क्या होगा, विक्षेप होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय सुई क्या होती है, जब इसको चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो क्या होती है, हिलने लगती है, ठीक है। तो ऑरेस्टेड जी ने एक प्रयोग किया, क्या? उन्होंने एक धारावाही चालक लिया। कौन सा चालक? धारावाही चालक। धारावाही चालक मतलब ये है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये देखो एक हमने एक परिपथ ले लिया और ये क्या है, धारावाही चालक, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इसमें एक हम पहले भी क्या लगा देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं, ठीक है, कुंजी लगा दी। अब देखो अभी तक तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अभी, ठीक ना, क्योंकि कुंजी को हमने ऑन नहीं किया है। तो इसके पास में हम लोग क्या रखते हैं, इसके पास में एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं, इसी धारावाही चालक के पास में। अब ये क्या है, ये समझना, वो ध्यान से समझना। हम लोग उसी के पास जाएंगे, बायो सेवर्ट नियम के पास ही जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, धारावाही चालक है। ये क्या है, धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, वो क्या है, धारावाही चालक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, चुंबकीय सुई है, ठीक है। ये चुंबकीय सुई है जो नॉर्मल क्या है, अभी नॉर्थ और साउथ की तरफ रहेगी फ्री अवस्था में। लेकिन जैसे इसमें क्या करेंगे, इस कुंजी को ऑन करेंगे और इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जब इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी तो पता क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हिलने लगती है। अभी देखो नॉर्मल नॉर्थ और साउथ की तरफ थी, लेकिन क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा हिलने लगेगी और क्या हो जाएगा, इसमें विक्षेप होगा और ये घूम के कैसे हो जाएगी, कुछ ये ऐसे घूम जाएगी। जस्ट जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और ये तुरंत ये ऐसे घूम जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। बात समझ रहे हो? बस मुझे कहने का मतलब ये है कि जब यह फ्री अवस्था में होती है तो नॉर्थ और साउथ की तरफ में होती है चुंबकीय सुई। जब इसको चुंबक के पास लेकर जाते हैं तब इसमें विक्षेप होता है, तब इसमें हलचल होती है। कब? जब इसको चुंबक के पास लेकर जाते हैं तब। लेकिन जब इसी चुंबकीय सुई को जब हम धारावाही चालक के पास लेकर गए तो इसमें फिर से विक्षेप हुआ। इसमें क्या हुआ, विक्षेप हुआ, इसमें हलचल हुई और फिर से क्या हुई, हिलने लगी। क्या हुई, हिलने लगी फिर से। ये बात ये है ना कि अब देखो ये अब ये क्यों हिल रही, तो इससे हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि धारावाही चालक क्या कर रहा है, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, या फिर कह सकते हैं कि चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। कौन? ये धारावाही चालक। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि जब किसी चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लेकर जाते हैं तो उसमें विक्षेप होता है, और चुंबकीय सुई में तभी विक्षेप होता है जब वो चुंबक के पास जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि धारावाही चालक क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो बात ये है, तो ऑरेस्टेड जी ने ये बता दिया था, क्या बता दिया था, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ बेसिक बात, अगर ये चालक तार हो, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने ये बता दिया था, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर? तो उन्होंने ये बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये वैज्ञानिक आए, कौन कौन से, बायो सेवर्ट आए। इन्होंने 1820 में क्या किया था, अपना नियम दिया था। उन्होंने नियम क्या, कौन सा दिया था, कि जो चालक तार होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो अपने चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, फिर से समझो, जो चालक तार होता है जो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, वह होता है वो किन किन बातों पर, यानी कि वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर वो निर्भर करेगा। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र को यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अपने चालक के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो जिन जिन बातों पर निर्भर करता है उनको इकट्ठा करके लिख दिया तो क्या बन गया, ये बायो सेवर्ट का नियम बन चुका था, ठीक है ना। तो अब समझते हैं क्या बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो सेवर्ट का नियम हम लोग किसके आधार पर बताएंगे, इन्हीं ऑरेस्टेड के प्रयोग के आधार पर बताएंगे।
ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके पास चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, जो जिसमें यानी कि एक ऐसा तार होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, उसके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र, जो इसके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसको अब सीखेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखो बायो-सैवर्ट के नियम क्या था, उन्होंने 2-4 समीकरणें बताई थी। कैसे बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, ये बी क्या हो, पहले तो हम लोग एक ले लेते हैं, क्या एक तार ले लेते हैं, ये तार ले लिया हमने, इसमें क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही होगी, धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखो तो पहली बात तो निर्भर करेगा किस पर, इस धारा आई पर। धारा आई पर कैसे निर्भर करेगा, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये जो पूरा यानी कि अगर जहाँ जहाँ पर धारा होगी सभी जगह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इससे तार की अल्पांश लंबाई लेते हैं, कौन सी अल्पांश लंबाई, छोटी सी लंबाई लेते हैं। मानो कि ये जो तार है कुछ लंबाई का होगा, थोड़ी यानी कि जो कुछ लंबाई का होगा तो हम लोग छोटी सी लंबाई लेते हैं, कौन सी, डीएल लंबाई लेते हैं, यानी कि अल्पांश लंबाई डीएल लेते हैं। ठीक है ना, जो अल्पांश लंबाई डीएल अगर लेंगे तो उस डीएल लंबाई में छोटी सी जगह पर, इस छोटी सी जगह पर अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है, छोटी जगह पर। तो छोटी जगह पर अगर हम लोग चेक करें चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग क्या देखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, डीबी लिखेंगे, छोटी सी जगह के लिए डीबी लिखेंगे। ठीक है। अब ये जो डीबी होता है क्या होता है, इस धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती मतलब क्या हुआ, इस अनुक्रमानुपाती मतलब हुआ अगर इसमें धारा अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। इसमें अगर धारा अगर कम रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। इस अनुक्रमानुपाती मतलब यही होता है कि जो परिवर्तन इसमें होगा वही सेम परिवर्तन इसमें भी होगा। ठीक है ना। क्या होता है, यह धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है और इसकी लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी, इस तार की क्या लंबाई। देखो अगर जितनी ज़्यादा तार की लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ही बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर जितनी ज़्यादा छोटी लंबाई होगी तार की उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो दूसरे नंबर पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र, जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अगर लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर। इसको मान लो क्या पहले समीकरण है, इसको मान लो क्या दूसरी समीकरण है। ठीक है ना। उन्होंने अगला क्या बताया, उन्होंने अगला बताया क्या, उन्होंने ये बताया कि जैसे क्या हो, ये क्या हो, चालक तार हो, ये क्या है, चालक तार है। आप जैसे कि इसके पास हम किसी बिंदु मानते क्या, ये कोई बिंदु ये होगा, कोई बिंदु ये है, इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक है ना। अब मानते हैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर पता करना है तो इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग, r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r दूरी मान लेते हैं। अब इस बिंदु पर पता करना है, इस बिंदु से और इस चालक तार, इस बिंदु के और चालक तार के बीच में क्या कुछ ना कुछ कोण बनेगा, कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कोई बिंदु ये यहाँ पर है। अब हमने क्या, अगर इस तार के पास में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा, कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा ना, वो कोण बनाएगा, इसमें कोई कोण बनेगा, मानते हैं कोण थीटा बन रहा है। ठीक है ना। उस कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है, इस कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, उस बिंदु से इस तार के बीच, उस बिंदु से तार के बीच जो दूरी होगी, उस दूरी के बीच बनने वाला जो कोण होगा ना, उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, उसकी ज्या के यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। एक ये चीज़ थी। ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गया आपके। कौन कौन सा था, पहला क्या था, उसमें धारा प्रवाहित हो रही उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा क्या था, उसकी जो लंबाई होगी उसके भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और जिस बिंदु पर हमको पता करना हो उस बिंदु से जब क्या करेंगे, इस तार को जब मिलाएंगे, उस तार को मिलाने के बाद जो यहाँ पर जो एक कोण बनेगा उस कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना। तीसरा पॉइंट ये था। अब एक चौथा पॉइंट एक और था, कौन सा, चौथा पॉइंट था कि इनके बीच जो हमने दूरी मानी थी ना, एक दूरी मानी थी ना, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो डीबी होगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, 1 अपॉन में होगा।
और आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 4 बन गई। अब ये थी इन सभी चीज़ों पर यह चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। ये किसने बताया था? ये बायो-सेवर्ट जी ने बताया था मिलकर। बायो के वैज्ञानिक थे, सेवर्ट के वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर क्या बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता था। ये धारा आई पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और साइन थीटा पर निर्भर करता है, 1/r² पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन चारों समीकरणों को अच्छे से अगर लिखा जाएगा तो क्या सभी समीकरणों से, अभी सीधा सीधा लिखोगे, सभी समीकरण से क्या बन जाएगा, जो dB हो जाएगा, dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा, क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर अपॉन में तुमको क्या मिल जाएगा, r² मिल जाएगा, अपॉन में r² मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या, ये जो dB होगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे। जब इस अनुक्रमानुपाती जब साइन हटाएंगे तो एक क्या आता है, नियतांक आता है। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, और एक एक्स्ट्रा नियतांक आएगा, कौन सा, μ0/4π। ये क्या रहेगा, नियतांक रहेगा μ0/4π, और साथ में क्या है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r², आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। ये बन जाता है क्या, पूरी तरह से फार्मूला बन जाता है एक, dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है ना। और यहीं से तुम्हारा बस इतना ही नियम था, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट नियम है बस, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है तो बड़े आराम से लिखना क्या, कि जो बायो-सेवर्ट जी ने चुंबकीय किसी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में जानकारी दी थी। तो नंबर 1 क्या था, यानी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, और चालक की अल्पांश लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती, तथा जिस बिंदु पर हमको क्या पता करना हो, ये हमको यानी कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना होता है, और उस बिंदु से इस चालक तार के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसकी जाके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस बिंदु के बीच जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अभी सभी समीकरणों को ऐड कर लेंगे, बन जाएगा क्या तुम्हारा, ये पूरा नियम किस में आ जाएगा, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये डेरिवेशन पूरी तरह से तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और इसको पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इसका आंसर हम जरूर देंगे। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।